अगले टुकड़े में सिर्फ बात समझ ले क्या है, प्रॉमिस को किसी ने सही से परफॉर्म क्या है, नहीं किया। या तो मैं या आप, दोनों प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। तो फिर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। नाम है ब्रिज, तोड़ देना। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी किसी ने भी अपने वादे को क्या है, तोड़ा है। और यदि तोड़ दिया तो रेमेडीज यानी उसके उपाय, रेमेडीज यानी व्हाट, उसके उपाय। तो देख, पहला वर्ड तो यही बोला कि ब्रिज मतलब क्या होता है। ब्रिज मतलब क्या है, फेल्योर ऑफ ए पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी, दायित्व। प्रॉमिस ही था जिम्मेदारी ना। किसी ने अपना जिम्मेदारी को परफॉर्म नहीं किया, फेल कर गया, उसी को क्या बोला गया, ब्रिज। जी, तो हेडिंग लोगे क्या, ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हेडिंग लोगे ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नीचे दो लिखोगे अंडरलाइन करके, वन एक्चुअल ब्रिच। एक्चुअल ब्रिज के सामने लिखना ऑन द डे ऑफ परफॉर्मेंस, ऑन द डे ऑफ परफॉर्मेंस। ऑन द डे ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस वाला दिन क्या किया, तोड़ दिया। ठीक है। दूसरा नीचे लिखना एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी ब्रिज। उसके सामने लिखना बिफोर द टाइम फिक्स, बिफोर द टाइम फिक्स, आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। मतलब एंटीसिपेटरी मतलब पहले ही तोड़ दिया। मतलब मैंने तेरे से कहा था कि मैं तुझे 14 अप्रैल को पहला बैसाख के दिन तू अपने दुकान में पूजा करवाने वाला था, तो मेरे को तूने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि 100 डब्बा मिठाई, मैंने वादा किया था कि 50 रुपया का एक पैकेट तुझे दूंगा। ठीक है। या फिर थोड़ा एग्जाम्पल बदल देता हूँ, जिसपे आगे का एग्जाम्पल भी सेट करूंगा। मैंने तुझे कहा था कि पहला बैसाख 15 अप्रैल के दिन तुझे 100 बोरा आलू, क्या दाम चल रहा अभी 1 केजी आलू का, 40 रुपया पकड़ ले, कि 40 रुपया करके तुझे मैं क्या करूंगा, आलू दूंगा। कितना, 100 केजी पकड़ ले। आज कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कब देना है, परफॉर्मेंस कब है, 15 अप्रैल को। टाइम भी सेट हो सकता है, टाइम को लेके क्या पड़ा था, टाइम 15 अप्रैल हो गया तो यूजुअल बिजनेस आवर, नहीं तो वो भी था रीजनेबल,
तो टाइम फिक्स था कि 15 अप्रैल को मैं तुझे क्या करने वाला हूँ, 100 बोरा आलू देने वाला हूँ। सॉरी, 100 केजी, 40 रुपया करके। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। चल, एडवांस भी तू मेरे को दे दिया होगा। 100 केजी का 40 रुपया करके 4,000 दाम होता है। ठीक है। अब उस दिन, जिस दिन आलू देने की बारी थी, 15 तारीख को मैं तेरे को आलू नहीं दिया। एक्चुअल ब्रिज। 15 तारीख को जाके मैंने तुझे क्या किया, आलू नहीं दिया। दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्चुअल ब्रिज। दूसरा, आज ही फोन करके बोल दिया, देख भाई मैं 15 को आलू नहीं दूंगा। 15 को आलू, एंटीसिपेटरी ब्रिज। आज बोलूं या कल बोलूं, बिफोर। 15 को देने के बाद थी ना, 15 के पहले लिखा तो ऑन और, सॉरी, बिफोर। आज ही फोन करके बोल दिया कि भाई मैं 15 को आलू नहीं दूंगा, यानी मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, मैं अपना ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करने वाला हूँ। एंटीसिपेटरी ब्रिज। 15 तारीख डेट है, 15 को बोला तो एक्चुअल, 15 के पहले कभी भी बोला तो, कभी भी बोला तो, आज बोलू, कल बोलू, परसों बोलू, 14 तक बोला तो एंटीसिपेट, 15 को मना किया तो एक्चुअल। ठीक है। तो एक्चुअल ब्रिज एंड व्हाट, एंटीसिपेटरी ब्रिज। अब यही वर्ड था कि एंटीसिपेटरी दोनों हो सकता है। ठीक है। आगे चला, सेक्शन 39 कहता है इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रिज के बारे में। ठीक है। अब यदि मैं तेरे को आज मना कर दिया तो तू क्या कर सकता है, तेरे पास ऑप्शन क्या है? इधर मत देख, तू अपना मन से सोच। हाँ। और वो बात की बात, समझ, बाद में बात होगी। चल, लिख, लिख के फिर बोल, लिख, इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रिज, इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रिज अंडर सेक्शन 39। When a party to a contract, when a party to a contract has refused to perform, refused to perform or disable himself from performing, disable himself from performing his promise in its entirety, his promise in its entirety, comma, the promisee may put an end, the promisee may put an end to the contract, to the contract unless he has signified, unless he has signified but words or contact or conduct
but words or conduct, his acquiescence, his acquiescence in its continuance, his acquiescence in its continuance. आराम से पढ़ के पहले मीनिंग जनरेट कर, क्योंकि वो क्षमता तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, तक जिंदगी भर कोई तुम्हें समझाता रहे उससे। कंप्लीट, पूरा। बोलो, तुम्हारे पास पहला लाइन, अप टू दिस, हमने कहा मैं नहीं दूंगा 100 kg आलू। प्रॉमिस सी, कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया, एंड। ब्रिज डैमेज बाद में, उसके बारे में भी मत, मतलब डैमेज के बारे में बाद में सोचना। अभी क्या है, ठीक है, आप मत देना, लेकिन तुमको बोलना पड़ेगा। आप क्या है, अनलेस ही हैज व्हाट सिग्निफाइड। एक होता है ना कि तूने, मैंने फोन किया, नहीं दूंगा, आप क्या बोले, ठीक है आप देना। दूसरा, कुछ नहीं बोल के फोन रख दिया, ये भी तो हो सकता है। कुछ नहीं बोल करके तूने को क्या किया, दिमाग गर्म किया, तुम फोन को चुपचाप क्या किया, हाँ बोला ना, यही करेगा ना भाई, वही तो लिखा है वो। याद तो ठीक है, मत देना। और दूसरा, कुछ नहीं बोला, तो मेरा जो और दूसरा ये भी बोल सकता था ना, हम नहीं जानता है, एक क्या है, ठीक है मत देना, दूसरा हमको नहीं मालूम, और तीसरा बिना बोले फोन को क्या किया, रख दिया। तो मेरे जो शब्द और विचार थे, तरीका था, मैं 15 तारीख का वेट करूंगा। दूसरा क्या है, मैं 15 तारीख का क्या करूंगा, उस दिन हम अपना फैसला सुनाएगा। एक्चुअल उसी दिन मना किया, एंटीसिपेटरी पहले मना कर दिया, तो पहले मना किया तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो ठीक है मत देना, बात ही खत्म, एंड। तभी तो पीछे पड़ा था डिस्चार्ज, डिस्चार्ज बाय व्हाट, एक्चुअल विच एंटीसिपेटेड नॉन परफॉर्मेंस। और एक क्या अभी पढ़ा कि ना, हम अभी कुछ बोला ही नहीं, और या तो हम बोला तो क्या बोला, हम नहीं जानता है, आज हम बात ही नहीं करेगा, हम जो बात करना है कब करेगा, 15 तारीख को करेगा। मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट को अभी भी क्या रखा हूं, जीवित रखा हूं, मेरे पास दो ऑप्शन। समझ में आया भाई। अब
यदि तूने क्या किया, तुझे नहीं देना ये बोल दिया, तब आगे मेरे पास क्या ऑप्शन है? आगे मेरे पास क्या ऑप्शन? और एक है कि जो बात करेंगे कब बात करेंगे, एक्चुअल ब्रिज का। यानी दो रास्ते हुए ना इफेक्ट में। आइदर आई विल वॉट, वेट फॉर द एक्चुअल ब्रिज, और दूसरा एंड करके अगले कोर्स ऑफ एक्शन पे क्या किया, मूव कर गया। समझे कहानी? क्या पढ़ रहे थे? एंटीसिपेटरी ब्रिज होता क्या है और क्या कर सकते हो? तो कौन से सेक्शन में बोला गया है? 39 में। अब यदि हमने कहा कि ठीक है मत देना, तो अब मैंने एक तरह से पहले कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया, रिसाइंडेड मीन्स त्याग दे देना। क्या करना? और फिर क्या करूंगा? क्लियर? वही 39 को एक्सप्लेन कर रहा है। और दूसरा क्या है? उस दिन बात होगी। समझ में आया? तो बंदे ने लिखा वही है कि, लेकिन ये वाला लिखने का अंदाज देख, इसी चीज को ये एक्सप्लेन किया गया है। ये लॉ की भाषा का एग्जैक्ट फ्रेमिंग है। उसी को तुझे एक्सप्लेनेटरी वे में बताया गया। या तो मैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या करूंगा, रिफ्यूज टू परफॉर्म डिसेबल कर दिया तो पुट एंड व्हाट, एंड। लेकिन एंड यदि करूंगा तो मुझे बताना पड़ेगा। और दूसरा कंटिन्यू रखा तो कंटिन्यू में वर्ड के द्वारा भी हो सकता, और व्हाट, कंडक्ट है, कंडक्ट मैंने कुछ बोला ही नहीं। एंड होल्ड द अदर पार्टी रिस्पॉन्सिबल। तो उसी में से दो हिस्सा ध्यान रख लेना। अब आजा, ये तो 39 बोला है। अब आगे एक्चुअल ब्रिज यदि हुआ तो क्या करेंगे? ठीक है, तो लिखा अगला हेडिंग, एक्चुअल ब्रिज, अंडरलाइन करके पहला, एट द टाइम when the performance of contract is due, at the time when the performance of contract is due, और दूसरा during the performance of the contract, during the performance of the contract, दोनों में अंतर बताएगा। ड्यूरिंग, कोई एग्जांपल ले। एक हुआ कि आलू जो देने का काम था वो तो एक ही दिन था ना, बट ये जो मेरा पढ़ाने का काम है वो क्या है, चलता रहेगा। और बीच में यदि मैंने उसे तोड़ दिया तो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। और एक है व्हाट, जिस दिन परफॉर्मेंस ड्यू था। तो दोनों ही एक्चुअल ब्रीच हुआ। तो एंटीसिपेटरी में इस बात का तो चर्चा ही नहीं हुआ क्योंकि परफॉर्मेंस के पहले ही हुआ। लेकिन एक्चुअल में क्या हो सकता है,
दोनों हो सकता है, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, और एक है व्हेन द परफॉर्मेंस इज व्हाट, ड्यू। अगला है मेरे पास क्या रास्ते, मेरे पास क्या रास्ते, यदि एक्चुअल हो या एंटीसिपेटरी हो। तो मेरे पास टोटल 5 रास्ते हैं। टोटल कितने रास्ते हैं? तो हेडिंग दे, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला लिख, सूट फॉर डैमेजेस। सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर डैमेजेस मतलब डैमेज तुमको चाहिए, तो कौन से सेक्शन में बोला है? पहले लॉ की भाषा ही लिख। अंडर सेक्शन, सूट फॉर डैमेजेस में अंडर सेक्शन 73, when a contract has been broken, contract has been broken, comma, the party who suffers by such, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract, from the party who has broken the contract, comma, compensation for any loss or damage, compensation for any loss or damage caused to him thereby, caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things, which naturally arose in the usual course of things from such breach, from such breach, or which the party knew, which the parties knew when they met the contract, when they met the contract to be likely to result, to be likely to result from the breach of it, likely to result from the breach of it. आगे, such compensation is not to be given, such compensation is not to be given for any remote, from any remote and indirect loss or damage sustained by the reason
or damage sustained by the reason of the breach by the reason of the breach। पढ़ के कुछ समझ में आया तो समझा। जो नेचुरली जो है, कौन सा वर्ड है? नेचुरली एरोज। किसके लिए नहीं मिलेगा? इनडायरेक्ट और रिमोट के लिए नहीं मिलेगा। मैंने तुमको कितना करके आलू देने को बोला था? तो मैंने तुमको कहा था ना कि 40 में दूंगा। मैं 15 तारीख को जाके 40 में नहीं दिया। तुम्हारे पास ऑप्शन, मेरे से नहीं खरीद के अब 100 तो तुमको मार्केट से क्या करना होगा? खरीदना होगा। और किसी से, तुम और किसी से खरीदने गए तो दाम पड़ गया 42 रुपया के, 42। तो फिर क्या हुआ तुम्हारे लिए? 2 रुपये का नुकसान हो गया। मैं तुमको कितने में वादा किया था? 40। तुमको खरीदना कितना पड़ा? तो तुम्हारा नुकसान कितना हुआ? कितना किलो का वादा था? तो तुम्हारा नुकसान कितना? तो तुम डैमेज मेरे से मांगेगा। समझ में आया? यानी इसको ही कहा जाता है ऑर्डिनरी डैमेज। में भी बहुत सारा है। तो हमको भी मालूम था कि यदि हम उसको 40 में नहीं दिए, उसको कहीं मार्केट से खरीदना पड़ गया, यदि ज्यादा में खरीद लिया वो, तो इसका मतलब है कि वो मेरी गलती के कारण उसका नुकसान क्या है। तो वो तुमको सरकार क्या बोलती है कि ठीक ठीक है, हम तेरे को 200 दिलवा देता है, बात खत्म कर। लेकिन तू क्या बोला? सर 200 नुकसान नहीं हुआ, मेरा 2000 का नुकसान हो गया। बोला कैसे? बोला वो आलू का हम चिप्स बना के बेचता ना, तो हम 50 रुपया करके बेचता या 60 रुपया करके। तो मेरा जो चिप्स के कारण जो मेरा नुकसान हुआ, जो नहीं बेच पाए, वो भी उससे दिलवाइए। तो सेकेंड प्यारा क्या बोला? सच कंपनसेशन इज व्हाट नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट और व्हाट इनडायरेक्ट लॉस। बोला वो आपका जो चिप्स वाला जो नुकसान है ना, वो रिमोट हो गया और इनडायरेक्ट लॉस हुआ, तो वो हम नहीं दिलवाएंगे। क्लियर? लेकिन उसके बाद वाले पैरा के लिए फिर से लिख, व्हेन, नेक्स्ट पैरा में, व्हेन एन ऑब्लिगेशन resembling those created by the contract, resembling those created by the contract, created by the contract has been incurred and has not been discharged and has not been discharged, comma, any person injured by the failure, any person injured by the failure to discharge it, injured by the failure to discharge it, is entitled to receive the same compensation
is entitled to receive the same compensation from the party in default, comma, if such person had contracted to discharge it contracted to discharge it, had broken his contract, had broken his contract, चलिए कुछ समझ में आया तो पहले बोलो। आर्यन ने अंजलि को कहा था कि मैं तुझे 45 रुपए में आलू दूंगा। मैंने आर्यन को कहा मैं 40 में दूंगा। तो आर्यन भी तो किसी को बेचने वाला था, और आर्यन इसके लिए मेरे से खरीदा, और मुझसे खरीदते वक्त आर्यन बोला था कि आप जो मैं दोगे वो मैं अंजलि को देने वाला हूं इस दाम से, या जो भी प्राइस है। आप यदि फेल किए तो इसका मतलब है मैं भी अंजलि का क्या करूंगा, फेल कर जाऊंगा। तो डैमेज मेरे से जब आर्यन मांगेगा ना, तो जो मार्केट वाला नुकसान था वो तो है ही है, बट आर्यन का अंजलि को जो डैमेज देना पड़ गया, वो नुकसान भी आर्यन क्या करेगा, मुझसे ही लेगा। तो ऊपर बोला ना कि इनडायरेक्ट और रिमोट नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्ट और रिमोट कब हो जाएगा, जब मुझे पता था कि मेरी गलती के चक्कर में आर्यन को भी डैमेज क्या करना होगा, देना पड़ जाएगा, देना पड़ जाएगा। तो 73 में दोनों बोला है, पहले नेचुरली वाला बोला है, फिर बोलता है कि रिमोट इनडायरेक्ट नहीं होगा, फिर बोलता है कि यदि कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट इनकर्ड हुआ, डिस्चार्ज नहीं हुआ, और पर्सन इंजर्ड बाय फेल्यूर टू डिस्चार्ज फ्रॉम द पार्टी इन डिफॉल्ट, इफ सच person had contracted to discharge and had broken the ward, वो भी आ जाएगा। तो डैमेज सूट फॉर डैमेजेस में पहले बात किसकी कर रहे हैं वो लोग, वही सब। फिर बोल रहे कि स्पेशल डैमेज कब होगा, जब पहले से हमको क्या होगा, प्रीवियस नोटिस पता होगा, the party suffering from which is bound to take reasonable steps to what, minimize the loss। इनडायरेक्ट और रिमोट का होने वाला नहीं है। तो 73 की जो भाषा है उसको लेकर के, और पेनल्टी है। डैमेज हो गए टोटल कितने, 5। प्रीफिक्स के बारे में बात होगी, तो चल हेडिंग अब एक एक तो ले ले। पहला ऑर्डिनरी डैमेज, हेडिंग ले ले टाइप ऑफ डैमेज, टाइप ऑफ डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज ब्रैकेट में लिख लेना नेचुरली। ऑर्डिनरी डैमेज ब्रैकेट में व्हाट, नेचुरली। दूसरा लिख स्पेशल डैमेज,
इसमें लिख ले ब्रैकेट में प्रीवियस नोटिस, प्रीवियस नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, previous notice of special circumstances, previous notice of special circumstances. Okay. फिर थर्ड लिख विंडिकेटिव और एग्जेम्पलरी डैमेज, विंडिकेटिव और एग्जेम्पलरी डैमेज। सामने लिखना ग्राउंड, कोलोन के बाद ग्राउंड, या ग्राउंड, या वही ग्राउंड ऑफ टू केसेस, नहीं उसी में तीन में विंडिकेटिव और वॉट एग्जेम्पलरी, उसके सामने क्या लिखा ग्राउंड। मतलब कौन से ऐसे केसेस है जब एग्जेम्पलरी डैमेज आपको क्या है दिया जाएगा। मतलब एक मिसाल वाली डैमेज, मिसाल मतलब आपकी मिसाल को देख के दुनिया डरेगी, भाई परफॉर्मेंस ब्रिज मत करना। बोला क्यों? बोला भाई आर्यन को ऐसे मामले में 10 करोड़ सुनाया गया था। तो होता ना कि कुछ मिसाल वाली घटनाएं सामने वाले को क्या करते, वो परफॉर्मेंस को तोड़ने से क्या है, रोक देता है। क्यों किया जाता है? बोला भाई मजाक नहीं है कि तुम ब्रिज कर देगा। पहला पॉइंट लिखेगा दो कौन से केसेस है। पहला, ब्रिज ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, ब्रिज ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। बोला इसमें क्या प्रॉब्लम है? वही बिकॉज इट कॉजेज इंजुरी टू हिज और हर फीलिंग, बिकॉज इट causes injury, because it causes injury to his or her feelings। बोला भाई इसमें तो एक मिसाल वाली ही डैमेज देनी पड़ेगी। बोला भाई किसी के फीलिंग को तू तोड़ देगा, ऐसे कैसे चलेगा? तो बोला कि उसमें बढ़िया डैमेज तुमको दिलवाया जाएगा। अब चल जो भी है, बोला मजाक मत बनाइए, जिसको तिसको वादा करते हुए चल रहे हो। बी में लिखो wrongful dishonor by a banker, wrongful dishonor by a banker of his customers check, of his customers check, wrongful dishonor by a banker of his customer check because it, because की जगह लिख लो it causes loss of credit and reputation, it causes loss of credit and what, reputation to him, to him। मतलब मतलब कि बैंक, तेरे बैंक में बैलेंस था, बैंक वाले ने गलती से चेक डिसऑनर्ड कर दिया। एक होता है ना कि पैसा नहीं है तो समझ में आता है पैसा है सब कुछ सही है,
बैंक बोलता है डिसऑनर। अबे तेरे बोलने के चक्कर में तो मेरा नाम खराब हो गया। पार्टी तो क्या समझ लिया हम? यार कंगाल आदमी है, इसको तो उधार नहीं देना है। लेकिन गलती किसका था? बैंक का था। तो बैंक के परफॉर्मेंस में यहाँ क्या बोला गया? ठीक है, इसलिए बोला गया कि इन दो केस में कोर्ट तुम्हें किस तरह का डैमेज दे सकता है, दिलवा सकता है। विंडिकेटिव और वॉट? विंडिकेटिव एग्जेम्पलरी मतलब एक मिसाल कायम हो जाना, जिसके नाम से ही लोगों को लगे भाई ऐसा परफॉर्मेंस कभी ब्रिज नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज्यादा अपने को डैमेज क्या है, देना पड़ जाएगा। जैसे हार्दिक पांड्या की बीवी का डाइवोर्स वाला केस, 25 करोड़। गलत सही अपनी जगह, या उससे भी बड़ा कौन सा डाइवोर्स वाला? अमेजन के जेफ बेजोस का डाइवोर्स वाला केस। अब एक ऐसा अमाउंट जिसको देख करके लोग क्या है, डर जाते हैं कि भाई इतना डैमेज। वो तो चल खुशी खुशी दिया लोग, तो कभी लगता है यार इतना बड़ा अमाउंट। 1 बिलियन में 9,000 करोड़ इंटू 38, this made it one of the most expensive divorce in the history. समझ ले, 38 इंटू 9,000 करोड़, इसके बाद इसमें जीरो आएगा तो 3,42,000 करोड़, 3 लाख, 3,42,000 करोड़। शेयर मिला 20 करोड़ के आसपास था, और 4%, 75%। मांगो, छोड़। चल नॉमिनल डैमेज चौथा। चौथा कौन सा? क्या चीज? चलो, तो क्या बोलता है ये बोलता है आगे कि मैंने तेरे को आलू कितने में देने को बोला था? 40 में देने को बोला था। ठीक है, आलू जिस दिन देने का आया मैंने नहीं दिया, और 38 रुपया ही दाम, तेरा कोई नुकसान हुआ? बोला फिर डैमेज किस बात का? बोला फिर भी चुनरी में दाग लगना तो चाहिए कि तूने अपराध क्या है किया है। नॉमिनल, नाम के लिए 10 पैसा फाइन, मतलब नहीं ऐसे ही, या 1 रुपया फाइन टोटल डैमेज। कुछ नहीं, 1 रुपया डैमेज। हमने बोला ना चुनरी में दाग लग रहा।
मतलब तेरे नाम पे कलंक क्या है, लग गया, इसको बोला गया व्हाट, नॉमिनल, नाम के लिए। नाम के लिए तू कल्प्रिट है, अपराधी है। ऐसे तो लगा कि सब ठीक था। तो तेरे नाम पे एक कलंक लग गया ना, कभी जिंदगी में बात आया कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है, बोले जो आज तक डैमेज नहीं दिया। तेरे नाम पे तो डैमेज का दाग क्या है, लग गया है। इसलिए इसको बोला गया व्हाट, नॉमिनल डैमेज। मतलब कोई रियल डैमेज है ही नहीं। ठीक है, तो सामने लिख लेना, नॉट सफर्ड रियल डैमेज। नॉट सफर्ड व्हाट, रियल डैमेज। समझे? तो रियल डैमेज तो हुआ नहीं है, तो नाम के लिए एक डैमेज आपसे क्या किए, ले लिए। अगला हेडिंग दो, डैमेज फॉर डेटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले। डैमेज फॉर डेटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले। मतलब क्या समझा? और कुछ? लेट से तूने दिया ना, लॉरी वाले को तूने सामान दिया, ठीक है। लॉरी वाले को क्या बोला, भाई इसमें सामान है, आज 8 तारीख है, 3 दिन में तो तू पहुंचा ही देगा। और 1 बैसाख का 14 तारीख को मेरा बिक्री क्या है, बहुत होता है, 11 को पहुंचा देगा, उसके बाद हम 3 दिन में बेच ही लेंगे। वो लेके आया 16 तारीख को, अब बेचेगा किस, वो लेके कब आया, तो बेचेगा किसको? तो तेरी लेट से आने के कारण मेरा जो बेचने का जो अपॉर्चुनिटी था वो खत्म ना। तो सामने लिख ले, लॉस, सामने लिख ले, नो फिजिकल डैमेज, नो फिजिकल डैमेज, बट लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी, लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल, लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। कुछ समझ में आया? हम्म। मतलब अब कहने का मतलब है वो सामान, तो सामान जो तुम्हारा था उसमें कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, बट होली के बाद हम होली का सामान अब किसको बेचेगा? तो मान ले कि अब डैमेज का अमाउंट तो कोर्ट और झमेला वाला मामला है, वो तो अब बाद में डिसाइड होगा। समझा? वो तो अभी डिसाइड होना संभव नहीं हो पा रहा। तो इस डैमेज को ही बोला गया वो। लास्ट लिखेगा प्रीफिक्स डैमेज, प्रीफिक्स डैमेज, और उसके सामने एक और वर्ड लिख लेना, हाइफन देके, पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेज। पेनल्टी और व्हाट, लिक्विडेटेड डैमेज।
आगे लिख अंडर सेक्शन 74 when a contract has been broken, when a contract has been broken, if a sum is named in the contract, comma के बाद, if a sum is named in the contract as the amount to be paid in case, as the amount to be paid in case of such breach, paid in case of such breach, comma, or if the contract contains, or if the contract contains, or if the contract contains any other stipulation, any other stipulation by way of penalty, by way of penalty, comma, the party complaining of the breach is entitled, the party complaining of the breach is entitled, whether or not actual damage, whether or not actual damage or loss, or loss is proved to have been caused thereby, proved to have been caused thereby, comma, to receive from the party who has broken, to receive from the party who has broken, who has broken the contract, broken the contract reasonable, broken the contract reasonable compensation not exceeding the amount so named, reasonable compensation not exceeding the amount so named, comma, as the case may be, as the case may be, as the case may be, comma, the penalty stipulated for, penalty stipulated for, मतलब समझ ले पहले टुकड़े में ही जितना समझ सकता है। मैंने जब तेरे को आलू 40 रुपए में देने का वादा किया
तूने उस दिन कॉन्ट्रैक्ट में मेरे से क्या लिखवाया कि यदि आप मेरे को 15 तारीख को आलू नहीं दिए तो 10 रुपया पर केजी आपको डैमेज क्या करना होगा, देना पड़ेगा। प्री फिक्स्ड, कौन सा वर्ड है, प्री फिक्स्ड। डैमेज पहले से क्या डिसाइड हुआ था, फेल करने पे मैं आपको 10 रुपया पर केजी दूंगा। मैं उस दिन फेल कर गया, आलू तुझे खरीदना पड़ा 42 करके। बोल, तू मेरे से 10 रुपया पर केजी पाएगा या 2 रुपया पर केजी पाएगा, उसका जिक्र है 74 में। मैं तेरे को 10 रुपया देने के लिए बाध्य हूं या 2 रुपया, इसका जिक्र है 74 में। पढ़ के देख, तेरे को थोड़ी थोड़ी लाइन महसूस होगी। का मतलब ही 2 रुपया, नॉट एक्सीडिंग द वॉट, 10 रुपया करके था ना, 10 से ज्यादा नहीं होगा। और रीजनेबल कितना हुआ है, 2 रुपया ना। कभी मान ले ये 12 हो जाता, तब मैक्सिमम कितना, ठीक है। ये प्रीफिक्स या पेनल्टी का ही दूसरा नाम है, लिक्विडेटेड डैमेज। क्या नाम है, या उसी को पेनल्टी बोल दिया गया, ठीक है। आइदर अदर लिक्विडेटेड और एज ए व्हाट, पेनल्टी। तो लॉ कहता है कि भाई तेरे को जो दिया जाएगा व्हाट, एक्चुअल जो लॉस है। इंग्लिश लॉ बोले तो 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो ये कौन बनाया था, ब्रिटिश। हमारी कंट्री इंडिया के लिए अलग बनाए थे, और ब्रिटेन के लिए क्या बनाए थे वो, जबकि शासन उन्हीं का दोनों जगह था। शासन क्या था, उन्हीं का दोनों जगह था। तो फिर दोनों जगह लॉ को सेम क्यों नहीं रखे भाई। अब उनकी कोई मंशा होगी, वो लोग बोले ये ब्रिटेन का लॉ यानी इंग्लिश लॉ क्या है, अलग है, और इंडियन लॉ क्या है, अलग है। तो इंग्लिश लॉ में क्या बोला है, इंग्लिश लॉ में कि मे बी इंटरप्रेटेड एज लिक्विडेट डैमेज और व्हाट, पेनल्टी। हम लोगों के लॉ में तो कहीं पे लिक्विडेटेड डैमेज और ये सब वर्ड नहीं है ना, समझ गए। इसलिए उसकी बात कर रहे थे। फिर से रुक जाओ बाबू साहब। लिक्विडेटेड डैमेज, हेडिंग दे दे नीचे एक छोटा सा, लिक्विडेटेड डैमेज के सामने एक वर्ड लिखना, लिक्विडेटेड डैमेज के सामने जेन्युइन प्री एस्टिमेटेड, जेन्युइन प्री एस्टिमेटेड, या एक और वर्ड डाल देना, रीजनेबल। लिक्विडेटेड डैमेज किसको बोलेगा, जो जेन्युइन है, जो प्री एस्टिमेट करके रीजनेबल था। उसके बाद फिर एक तो वर्ड लेना पेनल्टी, उसके सामने लिख लेना अनरीजनेबल, अनरीजनेबल अमाउंट, अनरीजनेबल अमाउंट। क्लियर है। पेनल्टी और डैमेज के बीच अंतर कर लो। तुमसे कोर्ट क्या दिलवाता है,
इंग्लिश लॉ में दोनों को सेम ही इंटरप्रेट किया गया है, बट हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे मानते हैं। और भारत के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला गया 74 में कि हम तुमको सिर्फ रीजनेबल ही दिलवाएंगे, मतलब पेनल्टी नहीं दिलवाएंगे। तो चैप्टर कौन सा था? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ब्रीच में फिर क्या था? एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। फिर उसके बाद क्या बोला कि ब्रीच और एंटीसिपेटरी में तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या था? डैमेज। पहला कोर्स क्या था? डैमेज। और डैमेज में भी कौन कौन सा? पहला डैमेज ऑर्डिनरी, दूसरा, तीसरा विंडिकेटिव का कुछ कंडीशन है तभी होगा, चौथा, पांचवा डिटोरिएशन ड्यू टू डिले। डिटोरिएशन मतलब फिजिकली नहीं, बस अपॉर्चुनिटी फॉर सेल गायब हो गया। एंड लास्ट क्या था? प्रीफिक्स। और उसमें कौन सा सेक्शन गया? टोटल कितने सेक्शंस आज आपने पढ़े? 3, 39, 73, 74। ठीक है, 3 सेक्शन कौन सा पढ़ा? 39, 73 और वॉट? 73 में मेनली डैमेजेस के बारे में जिक्र था, 74 में लिक्विडेटेड डैमेज के बारे में बोला है। और आपसे कभी पूछा कि यदि कॉन्ट्रैक्ट कोई तोड़ दिया तो तुम्हारे पास रेमेडीज क्या थी? तो रेमेडीज में एक तो ये देख रहा था, डैमेज। अगले क्लास से बात करेंगे बाकी 4। समझे? चलिए।